एक्सपोर्ट 2,85,000 करोड़ था, बढ़कर 4,70,000 करोड़ रुपया हुआ। विदेशी मुद्रा भंडार 275 US बिलियन डॉलर 2013-14 में था, जो बढ़कर 630 बिलियन डॉलर हुआ है आज तक का सबसे। 2014 में 35 बिलियन डॉलर विदेशी पूंजी निवेश यानी कि FDI आई थी। हालांकि पिछले साल आपदा थी, उसके बावजूद 80 बिलियन डॉलर FDI आई, विदेशी पूंजी निवेश आया। ये कुछ आंकड़े मैंने आपके सामने रखे हैं जो अपने आप में दिखाते हैं जो 70 साल में नहीं कर पाए वो 7 वर्षों में मोदी जी ने करने का काम किया है। इस बार के बजट में भी आज तक का सबसे बड़ा बजट 39,45,000 करोड़ रुपए का यह बजट अपने आप में बहुत सारी विशेषताओं को लेकर आया है। अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूं तो उसमें भी 35% की वृद्धि हुई है, जो आज तक का सबसे बड़ा 7.5 लाख करोड़ रुपया इसके अंतर्गत खर्च होगा। पिछले साल 5.5 लाख करोड़ खर्च हुआ था, इस बार 7.5 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा। इससे PM गति शक्ति योजनाओं को भी बल मिलेगा, देश भर में आधारभूत ढांचा और सुदृढ़ होगा, और मैं तो ये कहूंगा आत्मनिर्भर भारत की नींव पर आधुनिक भारत का निर्माण होगा। आत्मनिर्भर भारत की नींव पर आधुनिक भारत का निर्माण होगा। आपदा के समय भी अवसर खोजने की बात प्रधानमंत्री जी ने की। आपको मैं याद करवाऊं, 24 मार्च 2020 को जब लॉकडाउन हुआ तब हम एक भी PPE किट देश में नहीं बनाते थे। आज हम 140,000 देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। हमने दुनिया भर को दवाइयां भी दी, वैक्सीन देने का काम भी किया। पहले की सरकारों में 40-40 साल के तक वैक्सीन इंपोर्ट होती थी। हमने आपदा के समय भी 9 महीने में वैक्सीन बनाने का काम किया और 160 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का काम भी पूर्ण किया है। जहां तक बजट की बात है, इस बजट में मैं सबसे पहले तो पेयजल की बात करूंगा। जल ही जीवन है। कुल मिलाकर 9 करोड़ लोगों को ग्रामीण भारत में नल से जल मिलता है और उनमें से भी 5 करोड़ लोगों को, 5 करोड़ परिवारों को हमने पिछले 2 सालों में देने का काम किया। मात्र 2 सालों में 5 करोड़ ग्रामीण परिवारों को हमने पानी देने का काम किया और इस वित्तीय वर्ष में 60,000 करोड़ का प्रावधान किया है। 4 करोड़ घरों को नल से स्वच्छ जल देने का काम करेंगे। इसी तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ पक्के मकान अब तक बना कर दिए। गरीब को लखपति बनाने का काम किया है। गरीब का सपना होता है कि पक्का मकान हो, गरीब भी सोचता मैं कभी लखपति बनूं। ये मकान बनने से लाखों रुपए का खर्चा करके गरीब को पक्का मकान भी दिया और आपको तो पता है रसोई गैस के सिलेंडर भी दिए, नल से जल देने का काम किया, हर घर को बिजली देने का काम भी किया। इस वित्तीय वर्ष में 80 लाख गरीबों को पक्के मकान बनाकर दिए जाएंगे, जिसके लिए 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यही नहीं, अगर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात करूं तो उसमें 36% की वृद्धि की गई। गांव-गांव को सड़कों से जोड़ने का जो सपना और संकल्प अटल जी ने लिया था और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बनाई, मोदी जी ने उसको नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है। नेशनल हाईवेज की बात करूं, आजादी से पहले से लेकर 2014 तक 90,000 किलोमीटर सड़क बनी थी। हमने 7 सालों में 50,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाया है और अब 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे और इस साल बना कर देंगे। ये अपने आप में बड़ी बात है।
इसके अलावा गरीब कल्याण प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना की मैं बात करूं, 2.5 लाख करोड़ रुपया खर्च करके 80 करोड़ गरीबों को 2 साल तक मुफ्त में अनाज देने का काम मोदी सरकार ने किया। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के माध्यम से 64,000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। हर जिला में अस्पताल, टेस्टिंग लैब्स, इसकी सुविधाएं वहां पर देने का काम किया जाएगा। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के माध्यम से टेलीमेडिसिन सेंटर्स का निर्माण किया जाएगा, ताकि दूर से दूर गांव में बैठे गरीब भी और ग्रामीण भी अपना इलाज टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी करवा सके। टेलीमेडिसिन का उसका लाभ भी मिलेगा। 2 लाख आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ी बनाने का काम भी किया जाएगा। इसके साथ साथ 400 नई वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत भी करने जा रहे हैं। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के क्षेत्र में हमने पिछले 7 सालों में जहां 1.5 गुना कीमत किसान को देने का काम किया है, वहीं दुगनी के लगभग खरीद करने का काम भी किया है। इस साल भी लगभग 2,37,000 करोड़ रुपया गेहूं और धान की खरीद के ऊपर खर्च होगा। यही नहीं, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले किसी स्थान को चुना गया है, तो गंगा नदी के किनारे दोनों तरफों तक 5-5 किलोमीटर चौड़े अगर देखा जाए तो एक खेती को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसके माध्यम से किसान की लागत भी कम होगी, गंगा प्रदूषित भी नहीं होगी, माँ गंगा को उस तरह से साफ रखने का प्रयास भी होगा, और कम फर्टिलाइजर वाले, 0 फर्टिलाइजर वाले जो है, आपको जब फसल पैदा होगी तो उसके दाम भी बेहतर मिलेंगे और स्वास्थ्य का लाभ भी उससे मिलेगा। ड्रोन टेक्नोलॉजी का लाभ भी दिया जाएगा। एफपीओस के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से भी ड्रोन सुविधा के माध्यम से फर्टिलाइजर छिड़कने की बात हो और वो भी सप्लाई चेन को भी ड्रोन्स के माध्यम से बेहतर किया जा सकता है, वो भी हम करने जा रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि में 11 करोड़ किसानों को अब तक 1,80,000 करोड़ रुपया मिला है। आगे भी ये सुविधा मिलती रहेगी। खेलों का बजट 2014 के मुकाबले इस साल 3 गुना ज्यादा हो गया है, जो लगभग 3,062 करोड़ रुपया हुआ है, जो आज तक का सबसे ज्यादा बजट है। अगर मैं बात करूं राज्यों की, तो 1 लाख करोड़ रुपया राज्यों को बगैर किसी ब्याज के दिया जाएगा, और इस 1 लाख करोड़ रुपए को 50 साल के बाद वापस करना है। यानी कि उत्तर प्रदेश के हिस्से जितने हजार करोड़ रुपए आएंगे, वो उत्तर प्रदेश को 1, 2, 5 साल में वापस नहीं करना, 50 साल के बाद वापस करना, और उस पर भी ब्याज की कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। एक बहुत बड़ी राहत राज्यों को दी गई है। इसी तरह से ही न्यू पेंशन स्कीम के माध्यम से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जो सुविधा थी, अब राज्य के सरकारों को भी वो डिडक्शन की सुविधा दे दी गई है। एक बहुत बड़ी राहत उनको भी इस क्षेत्र में मिली है। आपदा के समय आपने देखा डिजिटल इंडिया का लाभ क्या हुआ। सबसे सस्ता डेटा दुनिया भर में हिंदुस्तान में मिलता है। गांव-गांव तक ब्रॉडबैंड पहुंचाने की इस साल तक हमारी कल्पना है कि इसको पूरा कर लिया जाएगा। हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर होगी, और इसके अलावा बच्चों की शिक्षा प्रभावित ना हो। पहले 12 चैनल हमने आपदा के समय खोले थे पिछले 1 साल में, अब हम 200 टीवी चैनल बच्चों को शिक्षा के लिए खोलने जा रहे हैं। 200 टीवी चैनल बच्चों के लिए खोलने जा रहे हैं, ताकि 1 क्लास 1 टीवी चैनल वो हो सके। सप्लाई चेन में ड्रोन कैसे हो, हमारे स्टार्टअप्स कैसे बेहतर करें, तो उसके लिए भी हमने प्रयास करने जा रहे हैं कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम हो, फिनटेक हो, ड्रोन्स की बात हो, इन सब में हमारी स्टार्टअप्स ने बहुत शानदार काम किया है। दुनिया के पहले 3 देशों में स्टार्टअप्स के रूप में भारत का नाम आता है।
और जहां मैं आज में बैठा हूं, उत्तर प्रदेश भी देश के पहले 3 स्टार्टअप प्रदेशों में आया है, बड़ी उपलब्धि है। और जो हमने स्टार्टअप्स वाले युवाओं को 1 वर्ष का और इनकम टैक्स की और छूट दी है, ये भी उससे उनको लाभ मिलने वाला है। कृषि के क्षेत्र में एक बड़ी परियोजना हमने उत्तर प्रदेश के लिए, जो अटल जी का सपना था, वो भी पूरी की। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट बुंदेलखंड के इलाके को 44,605 करोड़ रुपया खर्च करके 9 लाख हेक्टेयर भूमि को ये सिंचाई योग्य बनाएगी और 63 लाख परिवारों को पेयजल की सुविधा देगी। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के इलाके के लिए एक संजीवनी के रूप में काम करने वाली है। भाइयों बहनों, बातें बहुत सारी हैं, आंकड़े भी बहुत सारे हैं। मैंने जो शुरू में कहा कि आत्मनिर्भर भारत की नींव पर आधुनिक भारत का निर्माण होगा और अमृत काल में इसकी हमने शुरुआत की है। ये मैं कहना चाहता हूँ, PLI स्कीम्स, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स जो हैं, वो 14 अलग अलग सेक्टर्स के लिए हम पिछले 1-1.5 साल में लेकर आए। 1,97,000 करोड़ रुपए का इसका बजट रखा गया है। उदाहरण के तौर पर कहूँ, ये जो मोबाइल फोन आपके हाथ में और यहाँ पर है, इनमें से अधिकतर मोबाइल फोन पहले चाइना, ताइवान और बाकी देशों से आते थे। हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स का दूसरा सबसे बड़ा आयातक था, आयात करता था, इंपोर्ट करता था। मोदी जी की सोच थी आत्मनिर्भर भारत की, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में लगाए। आज हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया है। इसी तरह से जो 14 अलग अलग इंडस्ट्रीज चुनी गई है, इसमें भारत दुनिया के शीर्ष स्थानों में आए, उस संकल्प को लेकर चलें ताकि उससे रोजगार भी उत्पन्न हो। ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के बढ़ने से प्रत्यक्ष तौर पर 60 लाख लोगों को रोजगार मिल पाएंगे, करोड़ों लोगों पर अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार, स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। जब सरकार का खर्चा बढ़ता है तब प्राइवेट क्षेत्र भी उसमें और निवेश करता है। और आपने देखा होगा पिछले 1 साल 1.5 साल के अंदर जहां दुनिया और देश दोनों ही आपदा की मार से जूझ रहे थे, वहीं पर आपदा में अवसर देखने की बात जो मोदी जी ने की, तो आज उसका फल क्या मिला। जो निर्णय मोदी सरकार ने उस समय लिए, तब तो मैं वित्त राज्य मंत्री था, कई पैकेज, 5 छोटे छोटे बजट आपके सामने हम लेकर आए। और मुझे आज भी याद है, मोदी जी ने कहा था कि देश के छोटे से बड़े उद्यमी को बगैर किसी गारंटी के ऋण देने का काम करो। हमने 4.5 लाख करोड़ रुपया इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के माध्यम से बगैर कोई जमीन घर गिरवी रखे उनको दिया, कम ब्याज दर पर दिया। उसका लाभ क्या मिला? हिंदुस्तान आज दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से इकलौती ऐसी इकोनॉमी है जो इस साल 9.2% से हमारी विकास दर है। 9.2% GDP ग्रोथ रेट हमारा इस साल है। ये दुनिया की सारी बड़ी इकोनॉमीज में से सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला भारत है। जहां एक और दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी के रूप में, दूसरी ओर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था के रूप में। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। एक बार फिर बजट शानदार आया है, जिसमें हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ दिया है। कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता था, क्योंकि बजट की तो बहुत लंबी लिस्ट है, वो पढ़ूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप चाहो तो मैं 1 मिनट लेके यूपी के बारे में जरूर बता देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश को टैक्स डेवल्यूशन के लिए जो पूरा कर इकट्ठा होता है, उसमें से उत्तर प्रदेश को कितना आएगा, वो 1,46,498 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के हिस्से आएगा। ये जो 1 लाख रुपया बगैर ब्याज के मिलेगा, उसमें भी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हिस्सा होगा। इसके अलावा जो फाइनेंस कमीशन की ग्रांट है, वो भी सबसे ज्यादा जिनमें से मिलती है उनमें से एक उत्तर प्रदेश है, जिसको 15,003 करोड़ रुपया उसमें मदद मिलेगी। स्वच्छ भारत मिशन में ग्रामीण में 1,900 करोड़ रुपया मिलेगा। और जैसा मैंने कहा कि पानी की प्यास बुझाने के लिए जल जीवन मिशन है, उसके अंतर्गत 12,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश को मिलने वाला है। अलग अलग नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बनाने के लिए
जिसमें कानपुर से लखनऊ 63 किलोमीटर एक्सप्रेसवे है, बनारस से लेकर कोलकाता 642 किलोमीटर है, सिलीगुड़ी से गोरखपुर कॉरिडोर 520 किलोमीटर है, अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी सोनौली से लेकर गोरखपुर की 80 किलोमीटर है। ऐसे कई प्रोजेक्टों को मिलाकर देखा जाए तो 46,627 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश को हिस्से में आएगा और केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट 44,605 करोड़ रुपए का है। इसके अलावा और प्रोजेक्ट्स में सैकड़ों करोड़ रुपए आपको मिल रहा है। सड़कों के ही निर्माण पर जो रोड ट्रांसपोर्ट और नेशनल हाईवे है उसमें से कुल मिलाकर 2022-23 में 16,350 करोड़ रुपया केवल उत्तर प्रदेश में खर्च होने वाला है। अगर आप बजट में कुल मिलाकर देखोगे तो बहुत बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश के लिए है। ये इसलिए भी है कि मोदी जी यहीं से देश के प्रधानमंत्री भी है, देश का सबसे बड़ा राज्य आबादी की दृष्टि से भी है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत सफलतापूर्वक केंद्र की योजनाओं को लागू भी किया है। जिन राज्यों ने बहुत सफलतापूर्वक बहुत अच्छे ढंग से लागू किया उनमें से एक उत्तर प्रदेश है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मोदी जी का सपना है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करना, उसमें अभी तक इंडिया कहां तक पहुंचा है? जैसा मैंने आपको कहा कि आंकड़े दिखाते हैं कि 2014 तक भारत की अर्थव्यवस्था 1,10,000 करोड़ की थी, अब 2,30,000 करोड़ की हुई है, दुगनी मात्र 7 वर्षों में हुई और ये दुगनी अगले 4 वर्षों में हमें उम्मीद है कि करेंगे और उसको करके देंगे। अनुराग जी, मेरठ में बबीता फोगाट के काफिले के ऊपर हमला हुआ है, आरएलडी के समर्थकों पर आरोप लगाया गया है जब वो चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। मुझे लगता है भारत के लोकतंत्र में इतने मंच हैं सीधे संवाद करने के, जनता के बीच में जाने के, उनसे वोट मांगने के, अपने काम बताने के, मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से घर घर जाकर प्रचार करने के। हिंसा का कोई स्थान लोकतंत्र में नहीं है। हिंसा किसी के ऊपर भी हो निंदनीय है और इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। चुनाव में अपनी विचारधारा, अपनी नीतियां, अपने कार्यक्रम को लेकर जन जन के बीच में जाना चाहिए। मैं आशा करता हूं ऐसे कोई घटना भविष्य में ना हो किसी भी दल के ऊपर। आज हमारी पार्टी के नेता के ऊपर, कल किसी के ऊपर ना हो, कहीं नहीं होना चाहिए। मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने अभी नई पेंशन का जिक्र किया, नई पेंशन स्कीम का। यूपी में समाजवादी पार्टी ने पुरानी पेंशन बहाल करने की बात कही है और उसको लेकर के वो कह रहे हैं कि उनका मास्टर स्ट्रोक है, इससे सारे सरकारी कर्मचारी एकजुट हो जाएंगे। तो आपके पास इसकी क्या काट है, आप क्या सोचते हैं इसको लेकर के? न्यू पेंशन स्कीम में भी 10% से 14% भारत सरकार ने, हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने ही किया था और अब भी राज्य के एम्प्लॉइज को बराबरी का अधिकार टैक्स डिडक्शन का दिया है तो मोदी सरकार ने ही दिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। और अखिलेश जी को मैं याद कराऊं, शायद उनकी याददाश्त थोड़ी कमजोर है, वो 2012 से 17 तक भी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब क्यों नहीं करती ओल्ड पेंशन स्कीम? कांग्रेस 10 साल केंद्र में सत्ता में रही, बहन मायावती जी भी उत्तर प्रदेश में रही, इन सब की सरकारें रही, इनमें से किसी ने नहीं किया साहब, ना प्रदेश में ना देश में। तो क्या ये फीजिबल नहीं है इकोनॉमिकली, इसलिए नहीं हो सकता है क्या? एक निर्णय किया गया एक समय जिसमें सभी सरकारों ने, सभी राज्यों ने उस दिशा में आगे बढ़े हैं, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए समय समय पर कदम उठाया है तो मोदी जी की सरकार ने उठाया है। और एक पीछे एक आर्टिकल छपा था, एक जानकारी दी गई थी उत्तर प्रदेश के शायद मुख्य सचिव जी का था, जिसमें कहा गया था कि कैसे इस पेंशन का लाभ कितना चाहता है न्यू पेंशन। अनुराग जी, लखनऊ एक छोटा शहर है, यहाँ पे 3,000 करोड़ रुपए का बजट शहर के विकास के लिए केवल डेवलपमेंट अथॉरिटी का है और पूरे देश में खेल का बजट 3,000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, जैसा आपने बताया। ये आपको कम नहीं लगता ओलंपिक्स की तैयारी और इन सब चीजों को देखते हुए? देखिए, खेल राज्य का विषय है, इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट, तो राज्य की भूमिका ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद केंद्र सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम की शुरुआत की। जितने एलीट एथलीट है उनको देश और विदेश में ट्रेनिंग का पूरा खर्चा मोदी सरकार सहन करती है।
यहाँ तक कि 50,000 रुपये उसको जेब भत्ता भी मोदी सरकार देती है। 300 दिन कैंप में रहने का खर्चा भी मोदी सरकार वहन करती है। इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जाना उसका खर्चा भी हम लोग वहन करते हैं। इसके अलावा आधारभूत ढांचा भी राज्यों में कुछ हद तक खड़ा करने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो अगर मैं मुकाबला करूं 2014 से 2021 का, तो खेलों का बजट 3 गुना ज्यादा हुआ है। संजय राउत जी आज लखनऊ में थे, उन्होंने भाजपा पे आरोप लगाया है कि उनके जितने भी कैंडिडेट नामांकन कर रहे हैं, भाजपा उनसे मिलकर उनके रद्द करा रही है और मिसलेनियस डालने पर जो है रद्द करवा रही है। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? कौन थे यहाँ पर? संजय राउत जी, शिवसेना के। अच्छा, यहाँ पे भी है कुछ उनका? अच्छा, क्योंकि उनके सहयोगी दल वाले तो कांग्रेस की टिकटें लोग वापस कर रहे हैं, सपा के लोग टिकटें वापस कर रहे हैं। संजय जी कहाँ यहाँ घूम रहे हैं? संजय राउत जी ने एक लेकिन बड़ा आरोप सर जो लगाया वो राजेश्वर सिंह जी को लेकर के आरोप लगा। उन्होंने कहा कि ईडी में अपने मन के अफसर भारतीय जनता पार्टी के लोग लगाते हैं और उनके लोग हमारे लोगों पर कार्रवाइयां करें। उन्होंने कहा 2024 तक ऐसे छापेमारी चलती रहेगी। देखिए, कोयला घोटाला जो घोटाले हुए कांग्रेस के शासन काल में, उन घोटालों के खिलाफ जांच करना एक जिम्मेदार अधिकारी का काम था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर भी बार बार उनको वहां पर लगाया गया। ईमानदारी के साथ काम किया। अब ईमानदारी के साथ जन सेवा करने के लिए राजेश्वर जी तैयार हैं। इसी पर राजेश्वर जी पर उनसे हमने बात की राजेश्वर एक पीछे ले लो। फैमिली पेंशन जो लोग पा रहे हैं और उनकी फैमिली पेंशन 2,000-2,500 रुपए, उनके बारे में केंद्र सरकार क्या सोचती है? ऐसे लोग जो कि काफी 60 वर्ष से 70 वर्ष है। मैं आपने एक अच्छा विषय छोड़ा। जो बेचारे पुराने कर्मचारी थे, मजदूर थे, उनको भी लेकर, जो कांग्रेस के टाइम पे तो कईयों को पेंशन 10 रुपये मिलती थी, 18 रुपये मिलती थी, कई तो लेने नहीं चाहते थे। न्यूनतम उसको भी करने का 1,000 रुपये का कदम मोदी सरकार ने उठाया था। और अगर मैं यहाँ पर की बात करूँ वृद्ध, विधवा, दिव्यांग की, तो यहाँ पर योगी सरकार ने उसको बढ़ाकर 1,000 रुपया किया है, जो पिछली सरकार के मुकाबले 3 गुना, कई जगह 2 गुना ज्यादा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर का है, सरकार आई कि हम लोग उसे गोद देंगे और उसका आगे विकास करेंगे। पहले भी मंदिरों की कई बार बात हुई, आप मथुरा की बात कर रहे हैं। किसने कहा? अखिलेश यादव, जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई हो, जिनकी टोपी का रंग लाल, उसके कई कारण हैं। उनको पहले तो पुराने जवाब देने पड़ेंगे। दंगों के, अपराधियों के, माफियों के, राम भक्तों पर गोलियां चलाने के, क्या उसका जवाब वो दे पाएंगे? ये लाल टोपी लूट लिया यूपी। और ये प्रदेश की जनता जानती है। अनुराग जी, राजेश्वर सिंह ने TV9 से इंटरव्यू में ये कहा है कि 2014 से पहले उन्होंने कई मामलों की जांच की और उस दौरान उनके खिलाफ फर्जी शिकायतें डाली गई, जांच को प्रभावित करने की कोशिश की गई और वो लगातार मामलों की जांच कर रहे थे और एक के बाद दूसरे करेक्शन आते जा रहे थे और सरकार करप्शन में आकंठ डूबी थी। अपना उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया फर्स्ट टाइम और यहाँ तक कहा है कि जांच को प्रभावित करने की कोशिश करना और फर्जी शिकायतें डालकर डिरील करना खुद उनको, इस तरह की बातें उन्होंने बताई हैं 2014 से पहले के पीरियड को लेकर के। इस पर आप देखिए, देश जानता है कि कांग्रेस के कालखंड में वो 10 वर्ष ऐसे थे जहां अंतरिक्ष से लेके पाताल तक कहीं लूट करने में कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं रही। 2G घोटाला हो, कॉमनवेल्थ खेल घोटाला हो, कोयला घोटाला हो या अंतरिक्ष घोटाला हो, इन सब घोटालों में कांग्रेस और उनके नेताओं के नाम आए। कई जेल भी गए, अधिकतर अभी बेल में है और मुझे शायद बेल वालों के नाम बताने की जरूरत नहीं है। क्या वर्तमान समय में जो 1,000 रुपए आप कह रहे हैं पेंशन कोई और? बहुत धन्यवाद। अभी OIC का एक बयान आया है कि अखिलेश यादव
अल्पसंख्यकों के टिकट कम करते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं और उनको वादा कर रहे हैं और झांसा दे रहे हैं कि उनको MLC बनाएंगे। पहली बात तो ये, आप में से किसी को जानकारी नहीं होगी कि अखिलेश यादव जी टिकट किसको दे रहे हैं और दे के काट किसकी रहे हैं। लिस्ट कब आती, किसका नाम कब कट जाता है, नामांकन कौन भरने जाता है, कौन वापस ले लेता है, ये मीडिया के लिए नई पहेली हो गई है। ऐसा लगता है साइकिल पंचर हो गई। एक ऐसा राजनीतिक दल जो अपनी लिस्ट जारी नहीं कर पा रहा है, चोरी छिपे टिकट दे रहा है, टिकट देकर वापस ले ले रहा है, तो आप कल्पना कीजिए गठबंधन में दरारें हैं। और मैं तो जाति धर्म इन सब पे जाके टिकट की बात ही नहीं करता, वो करते होंगे। ये ओवैसी जी और अखिलेश जी की आपस की बात होगी। अनुराग जी, मेरा एक सवाल था, आप बजट में भी थे, आप वित्त मंत्री भी थे, जो चुनाव के वक्त में फ्री योजनाओं की बात होती है, बिजली फ्री कर देंगे, किसानों के लिए सिंचाई फ्री कर देंगे, क्या ये सब करना संभव होता है? ये चुनावी सिर्फ एक बातें बन के रह जाते हैं? देखिए, अखिलेश के समय बत्ती गुल, योगी जी के समय बत्ती गुल। वहां बिजली आती नहीं थी, यहां बिजली जाती नहीं। वहां तारें, बिजली की तारें कपड़े सुखाने के काम आती थी, यहां बिजली की तारें बत्ती जलाने के काम आती है। ये अंतर है। जो बिजली दे नहीं पाए वो मुफ्त में क्या करेंगे? जहां आती नहीं थी वो मुफ्त में क्या करेंगे? प्रदेश की जनता बड़ी सवाल ये खड़ा करती है कि आप 5 वर्ष में तो बिजली दे ही नहीं पाए थे, तो अब क्या है? तो 300 यूनिट बिजली देने का वादा कर रहे हो, फॉर्म भी भरवा रहे हैं समाजवादी पार्टी। मैंने बोल दिया साहब, जिनके समय तार कपड़े सूखने डालने के काम आती थी, बत्ती गुल होती थी, सपा के समय, बीजेपी के समय बत्ती गुल होती है। कविताएं स्वतः स्फूर्त निकलती है अनुराग जी आजकल आपकी बातचीत में। लाइन भी मैं तो सवाल भी पता नहीं क्या है, लाइन बना रहे हैं संकल्प